हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। स्टेनो का एग्जाम बहुत पास में है, सिर पे है, तो मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे की अपनी खुद की अप्रोच होती है। ठीक है। आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्टेनोस को लेकर वीडियो भी नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल के समय पे वीडियोस का बहुत ज़्यादा जोर होना नहीं चाहिए। हालांकि अपना व्यक्तिगत विषय होता है, और बच्चे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर प्रकार का बच्चा है। एक बच्चा जो 50+ से 70 तक जा रहा है, एक बच्चा 70 से ऊपर जा रहा है, तो हर बच्चे की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। और मुझे लगता है कि सबका अपना ओपिनियन है किस तरीके से कौन तैयारी करे। लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप जो भी सजेशन आप दे सको वो बता दो। मैंने कहा भाई ठीक है, या जितने भी बच्चे हमारे पास स्टेनो के हैं, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी बहुत जो भी मदद कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। ठीक है। एक बात। दूसरा, देखो पहले तो मैंने बता दिया तुम्हें कि मेरा ऐसा मानना है कि वीडियोस वगैरह का बहुत सारा इस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मात्र 15 दिन बचे हैं। तुम्हारे पास जो भी अपना है तुम उसको तैयार करो, है ना। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरी वो कैब बिल्कुल तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। जैसे मान लेते हैं कि वो कैब तैयार नहीं है, तो इस टाइम पे तुम कुछ खास कर भी नहीं पाओगे। बचे हुए 15 दिन में तुम ऐसा कर लो कि तुम वो कैब याद करके चले जाओ और तुम्हारे तुम्हारे याद की वो कैब आ भी जाए। ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि तुम 15 दिन में याद कर लो तो आ भी जाए। तो ऐसे में बच्चा करता है कि मैं एक काम करता हूँ भैया, मैं वीडियो देख लेता हूँ, है ना। अब वीडियो के साथ समस्या ये है कि वीडियो देखी तब जानी चाहिए जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, या कुछ ऐसा हो कि बहुत टाइम है आपके पास। क्योंकि एक वीडियो में कितना हो पाता है, अगर आप मोस्टली जो है टीचर्स को देखें, तो एक वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन जो है। मान लेते हैं 1.5 घंटे की वीडियो है, तो 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। अमूमन यही क्वेश्चन होते हैं। तुम 1.5 घंटे 30 से 40 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हो, और उसकी भी प्रॉबिलिटी नहीं है इस बात की कि वो पूरा हो पाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि वीडियो का टाइम अभी नहीं बचा, बहुत ज्यादा वीडियो का टाइम नहीं बचा। लेकिन हाँ कुछ वीडियोस हैं जो तुम देख सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कि अभी तुम्हें किस चीज की नीड है ना। पहले तो बच्चे हमारे पास दो प्रकार के होंगे। आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, जो मैं बात थोड़ी सी बताऊंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा तुम्हें कि जो तुम्हें लगेगा कि हाँ जेन्युइनली आपकी अप्रोच उस प्रकार से मैच करेगी कहीं ना कहीं। दो टाइप के बच्चे हमारे पास होते हैं इन जनरल। एक बच्चा जो 50 से 70 जा रहा है, एक बच्चा जो 70 से प्लस जा रहा है। 70 से प्लस वाला, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ केवल, बाकी मेरा विषय है नहीं। और अगर मतलब आप कह भी दें कि है, मैं फिलहाल इंग्लिश बताने के लिए आया हूं, मेरा कहना ये है। दो प्रकार के बच्चे हैं, एक जो 50 से 70 जा रहा है, एक बच्चा जो 70 से प्लस जा रहा है। देखो 50 से 70 वाले बच्चे को वीडियो भी देख ले तो उसको कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बहुत पीछे है। एक बच्चा जो 50 के 70, हालांकि 70 के आसपास अगर तुम टच कर रहे हो तो तुम इसी वाले जो है क्राइटेरिया में आ गए। लेकिन 50-60 के आसपास जो बच्चा है, 50-60 जिसके नंबर आ रहे हैं, तो वो बहुत पीछे है। क्योंकि अगर मैं स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात करूं, भाई 100 में से लगभग तुम्हें 80 नंबर के आसपास चाहिए। अगर तुम कहीं भी फाइनल अपने आप को देख रहे हो, फाइनल मेरिट में देख रहे हो, 80 तो मिनिमम चाहिए। 80 से 90 के आसपास मार्क्स चाहिए। 80 भी मैं तब कह रहा हूं जब तुम रीजनिंग और जीएस में अच्छा स्कोर करोगे, तब तुम्हें 80 नंबर इंग्लिश में चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारा रीजनिंग और जीएस में से कोई भी एक सब्जेक्ट कमजोर है तो तुम्हें 90 नंबर चाहिए। भाई मेन बात यह है, तुम्हें 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, तब जाके तुम जो है बॉर्डर लाइन पे लग पाओगे, अच्छी पोस्ट ले पाओगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं कह रहा हूं दो प्रकार के बच्चे हैं, 50 से 70 और 70 से प्लस वाले। अगर मैं 50 से 70 की बात करूं, तो इन बच्चों के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है। देखो, क्योंकि मॉक टेस्ट से तुम्हारा पेपर में बैठने के बाद का डर खत्म होता है। तुम एक मॉक टेस्ट तो दे ही दो, लेकिन अगर तुम वीडियो भी देखना चाह रहे हो तो देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा ऐसा मार्जिन नहीं है कि तुम ऐसा करके कि तुम अभी फिलहाल खुद की प्रैक्टिस करके कहीं चले जाओगे, है ना। या तुम 50 नंबर वाला बच्चा 100 नंबर पे आ जाएगा, 15 दिन है नहीं आ पाएगा। 50 नंबर वाले बच्चे का वैसे भी मॉरल डाउन होता है। तो तुम अगर चाह रहे हो कि तुम्हारा ये टॉपिक कमजोर है, उसकी वीडियो देखना चाह रहे हो, 2x पे करके देख लो, कोई समस्या नहीं है। 2x पे करके जो जो टॉपिक तुम्हारे मुश्किल है निकालते चले जाओ। लेकिन हाँ, मैं इन बच्चों को एक सलाह जरूर दूंगा। आपके पास अपनी कॉपी होगी, ठीक है नहीं, अपने नोट्स होंगे, कॉपी होगी, नोट्स होंगे, जो भी आप कहना चाह रहे हो, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपके उसमें कुछ ना कुछ नोट्स होंगे। भाई उन नोट्स को पहले एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि स्कोर तुम्हारा तभी बढ़ पाएगा। अगर किसी बच्चे के 50 से 70 नंबर आ रहे हैं, इस बात का बेसिक मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर है ना। क्योंकि अगर किसी बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक होते हैं ना, 70 नंबर आराम से पकड़ लेता है। ये जेन्युइन बात है। 70 नंबर कोई बच्चा इजीली पकड़ सकता है। अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, तुम्हारी नींव ठीक रखी हुई है इंग्लिश की, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 50 से 70, 50-60 नंबर आ रहे हैं 100 में से, और आप जो है सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कुछ बेहतर हो जाएगा, नहीं। अभी फिलहाल मेरा ये मानना है, 50 नंबर के आसपास अगर हो तो आपको नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, जो आपने नोट्स बनाए हैं। बोले जी हमने तो बनाए ही नहीं। अब नहीं बनाए तो 15 दिन में किसी और के नोट्स समझ में आने भी नहीं वाले।
रिवीजन करने के लिए ना, नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपकी फ्लुएंसी बहुत बेहतर होनी चाहिए। कोई नए नोट्स उठा के पढ़ोगे 15 दिन में, हो सकता है रिवाइज भी ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे अपने बने हुए नोट्स होंगे ना, 2 से 3 दिन में यूं रिवाइज कर दोगे। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेंगे, चुटकी में रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कौन सी जगह पे क्या बात लिखी है, कौन सी बात तुम्हें आती है, कौन सी बात तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए अपने नोट्स बहुत जरूरी होती है एग्जाम के पास आके। तो क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट कमजोर है 50-60 नंबर के आसपास वाले बच्चों के, तो मेरा मानना है कि नोट्स तो भाई तुम्हें पढ़ना ही पड़ेंगे, तुम्हारा बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। हालांकि मैं लिख के लाया था जो है छोटी छोटी चीजें, एक सेकंड रुको, है ना। हाँ, मैं कह रहा था कि नोट्स तो रिवाइज करने ही पड़ेंगे, और नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ भाई अपना वॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, नहीं अपना टेस्ट वगैरह दो, जो तुम्हारे पास ऑप्शन तुम्हें लग रहा है बेहतर है, टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दे दो। अगर तुम्हें लगता है इंग्लिश में बहुत नंबर कम आ रहे हैं तो खाली इंग्लिश का सेक्शनल लगा लो, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन 50 से 70 नंबर वाला बच्चा, 50-60 नंबर वाला बच्चा अपना रिवीजन वीडियो के थ्रू ही करेगा, क्योंकि बहुत पीछे है वो, कॉन्फिडेंस में भी लो है वो, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। तो वही वाली समस्या है। लेकिन मैं इनको नोट्स रिवाइज करने की सलाह जरूर दूंगा। अगर आप ऐसी भागे फिर रहे हो कि मैं क्वेश्चन देख लूंगा, वीडियो देख के जो है आगे बढ़ जाऊंगा, या वीडियो देख के सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे। तुम्हें रिवीजन की सख्त जरूरत है। अगर 50-60 नंबर के आसपास स्कोर आ रहा है अगले 15 दिनों में, ठीक है, बढ़िया से रिवाइज करो, अपनी कॉपी जो दे रखा है, नया बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अभी नया पढ़ोगे तो भी दिक्कत में ही आ जाओगे, बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ने की जरूरत है मैं बता दूंगा कि नया क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी चर्चा कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं 70+ वाले की बात करूं तो देखो, 70+ तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, मतलब तुम अच्छा चल रहे हो। समझे। तुम्हें इसे 70 से 80 ले जाना है, या 70 से तुम्हारे 80 आ रहा है तो तुम्हें 80 से 90 ले जाना है, 8-10 नंबर बढ़ाने ही है, इसी काम में तुम्हें लगना है। तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, नहीं एक एक मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, क्या हो गया अभी। ठीक है, एक टेस्ट तुम्हें देना है भाई साहब डेली का, समझे, 200 नंबर का दे दो मेरे हिसाब से। और ये कहावत है, या कहा जाता है कि भाई मॉक टेस्ट देना आसान होता है, एनालिसिस करना मुश्किल होता है। वही मैं आपको कहूंगा कि अगर 70 नंबर प्लस आ रहे हैं तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि तुम किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे हो। इस 200 क्वेश्चन, ये जो 200 क्वेश्चन है, इन 200 क्वेश्चन को करने में भले से तुम्हें 2 घंटे लगे, लेकिन मेरा मानना है एनालिसिस को भी 2 घंटे लग रहे हैं तो दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी पेपर बहुत पास है, तो इतना तगड़ा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि एनालिसिस ही बताएगा तुम्हें कि तुम कहाँ कमजोर चल रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुमने 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद तुमने बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये पाया, मान लेते हैं कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक जो है कमजोर है। इन 200 में से तुमने देखा कि भाई कुछ टॉपिक तुम्हारे थे जिसपे तुम्हारे नंबर कट रहे हैं, उन टॉपिक्स को उठा लो। तुम्हारे पास अपने नोट्स होने चाहिए भाई। मान लेते हैं तुम्हारे प्रपोजिशन से नंबर कट रहे हैं, तो तुम प्रपोजिशन उठा लो। अब मान लेते हैं जैसे प्रपोजिशन एक टॉपिक है तो प्रपोजिशन का कुछ ऐसा देख लो, मान लेते तुम्हें कुछ देखना है, बोले जी मुझे तो वीडियो ही देखनी है, या तुम्हें ऐसा कुछ देखना है कि तुम्हें अंदाजा लग जाए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक काम कर लो, कोई वीडियो ढूंढ लो कि भाई एसएससी 2025 में जितने प्रपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे कोई वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी, निकालो 2x पे देखो, खत्म करो, टॉपिक रिवाइज हो गया, वहां से तुम्हारा काम हो गया। उसके क्विक क्विक शॉर्ट्स जो है नोट्स भी लिख लो। जैसे मान लेते कोई प्रपोजिशन आई कि भाई पार्ट आया, पार्ट के साथ भी लगाएंगे, कब लगाएंगे, ऐसा अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ तुम्हें नहीं पता है तो एकदम हाथों हाथ नोट कर लो, क्योंकि उसको तुम कल को एक बार रिवाइज भी कर लो, हो सकता है हाथों हाथ याद ना हो वो बात, है ना। बहुत जल्दी में, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे उस काम में, ज़्यादा लंबी बात ऐसा थ्योरी मत लिखना। हाँ, कि प्रपोजिशन है तो स्टार बना के लिख लिया, ये वाली प्रपोजिशन पूछी गई थी, आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बताया सेक्शनल लगाओ। अगर तुम्हें लगता है वीडियो देखने से काम चल रहा है, वीडियो देख लो, लेकिन हाँ 2x पे करके देख लो, डबल स्पीड पे, और खास करके उसी रिलेवेंट चीज़ की। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखने बैठ गए, नहीं, एक आधा साल का क्वेश्चन देखो, अंदाजा लगाओ और आगे बढ़ो, फिर अपने एंड से करो। तुम्हारे अपने नोट्स जो भी दे रखे हैं तुम्हारे पास, जो भी हैं उस हिसाब से बनो। सेक्शन लगा सकते हो उसके बदला बदले आपको लग रहा है कि मेरा एक टॉपिक जो है प्रपोजिशन कंप्लीट चल रहा है, दिक्कत में चल रहा है, फ्रेजल वर्ब चल रहा है, इतनी सारी जो है सेट्स के लिए साइट्स हैं, किसी भी उस पर जाके जिसका भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, सेक्शन लगा लो। फ्रेजल वर्ब के जो है सेट दे रखे होंगे, फ्रेजल वर्ब के सेट लगा लो, वहाँ से जो काम के शब्द उसमें आंसर में सोल्यूशन में दे रखे हैं, चाहो तो लिख लो एक बार, लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक बार वो बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखनी, कि प्रपोजिशन की वीडियो देखने बैठ के 4 घंटे की, भाई मुश्किल हो जाएगी, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें सब कुछ कवर करना है, और एक बार नहीं बार बार रिवाइज करना है उस बात को जो तुमने पढ़ लिया है ना। बढ़िया। उसके अलावा बोले सर, अगर माना मुझे वीडियो देखनी भी पड़ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे वीडियो देखनी भी है तो तुम किस चीज़ की देख सकते हो। देखो 70+ स्कोर तुम्हारा आ रहा है, 70-80 नंबर का आसपास तुम्हारा स्कोर आ रहा है, तो तुम्हें अब नए टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है। तुमने पुराना तो बहुत कुछ पढ़ लिया, आजकल नया भी पेपर में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। जैसे मैं तुमसे कह सकता हूँ कि काम काम की चीज़ तुम्हारे लिए क्या पूछी जा रही है। मैंने बहुत सारे लिखे थे पॉइंट, पता नहीं अभी तो मैंने जो है दाएं बाएं कर दिए शायद। हाँ, देखो एक तो टॉपिक तुम्हारे से आजकल पूछा जा रहा है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये पूछा जा रहा है टॉपिक। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तुमसे आजकल पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। बोले सर हमें तो नहीं दिखा क्वेश्चन। अगर पैसेज सॉल्व करे होते तो तुम्हें पता चलता हर पैसेज में एक क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है किस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा सेंटेंस है ये बता दो। जैसे ये 1 नंबर तुम्हारा है, अगर तुम नहीं पहचानना जान रहे क्योंकि एसएससी के लिहाज से नया क्वेश्चन है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को पहचानने वाला, तो 1 नंबर तुम्हारा यहाँ से गायब हो सकता है। तो तुम्हें इसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे तो बोले सर वीडियो से पढ़ लो, चाहे तो कैसी पढ़ लो। वैसे तो मैंने भी इसकी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एक वीडियो बना रखी है, चाहो तो तुम देख सकते हो। हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मूर्ख नहीं बनाऊंगा तुम्हें किसी भी प्रकार से। मैं तुमसे कह दूं कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से मूर्ख बना दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा, नहीं, है ना। मैं केवल काम की बात तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी है, देखना चाहो तो देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपना चैनल है, मुझे लगता है आप सब इससे वाकिफ होंगे। तो देखो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ना, ये रहा सेंटेंस और इसके टाइप में। ये मैंने 3 प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें 3 ही टाइप जो है पड़े हुए हैं। पहला वाला मत पढ़ना, मैं आपसे नहीं कह रहा पहला वाला सेंटेंस एंड टाइप्स मत पढ़ना, पार्ट 1, क्योंकि इसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस बताए हैं। ये पढ़ना पार्ट 2, मात्र 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप पार्ट 2 में। ये पढ़ लेना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, टेंस की जो नॉलेज होती है प्रेजेंट और पास्ट वाली, ये सब तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये मैंने टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगता है ये पूछा भी वहीं जाता है और तुम्हारे काम का है, तुम पढ़ सकते हो। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स का पार्ट 2 पढ़ लो, चाहो तो, तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम इसको भी छोड़ो, तुम्हारे पास समय कम है, तुम मात्र ये देख लो 33 मिनट की वीडियो। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के 30 क्वेश्चन कराए होंगे मैंने मुश्किल से, और 30 क्वेश्चन से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। मैं तुम्हें सारा कुछ इसी में समझा दिया है कि 30 क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कैसे जज करते हैं। 30 क्वेश्चन मोर देन इनफ होंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा सारा यहीं से, ठीक है। ये 2 वीडियो देख सकते हो, दोनों में से कोई एक भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देख लो, जो नया है मुझे लगता है, जो काम का है तुम्हारे लिए, उसको एक बार देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा आजकल नए नए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखो स्टेनो में तो नहीं पूछे गए, लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है इस बार आ जाए। सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड पूछे गए। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, बोले सर क्या चीज है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, किसको कह रहे हो। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, सीजीएल में फिल इन द ब्लैंक में इतना क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार आइडेंटिटी बेस्ड का, कि तुम्हारे लिए जरूरी है, एक बार देख के जरूर जाना। आइडेंटिटी बेस्ड का मतलब है वो तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा, और वो तुमसे 4 ऑप्शन देके पूछेगा बताओ इसमें क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई फिल इन द, एक पूरा सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया कुछ, और ये फिर पूरा सेंटेंस लिखा है, वो इसके लिए कहेगा कि भाई ऑप्शन बताओ यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो वो देगा, एक शब्द देगा सक्सेस, एक देगा सक्सीड, एक देगा सक्सेसफुल, ठीक है, एक देगा सक्सीडेड। अब तुम ये 4 क्वेश्चन देख रहे हो, सक्सेस है, सक्सीड है, सक्सीडेड है और सक्सेसफुल है। सक्सेस क्या है साहब, सक्सेस बनेगा नाउन, सक्सीडेड बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सक्सीड बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सक्सीडेड बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि किस रूप में काम आ सकता है, एडजेक्टिव के रूप में काम आ सकता है। सक्सेसफुल, जिस शब्द के लास्ट में एफयूएल फुल लगा होता है, वो शब्द भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब वो तुमसे कहेगा कि भाई ऐसा है, ये 4 ऑप्शन है, बताओ इन चारों में से कौन सा सही है, समझे। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, वो तुमसे पहचानने के लिए कह रहा है, बोले बाबू ये बता दे कि वर्ब आएगी, नाउन आएगा, वर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आएगा तो थर्ड फॉर्म वाला आएगा या एफयूएल फुल वाला आएगा, कौन सा एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे क्या रखने की जरूरत है। अब बोले सर पता कैसे चलेगा, मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारा बेसिक ठीक होगा तो तुम क्लियर कर लोगे। मुझे लगता है तुम बच्चों को आती भी होंगी ये वाली बातें। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नाउन रखा है, तो तुम्हें पता नाउन से पहले क्या रखा जाएगा, बोले जी एडजेक्टिव रखा जाएगा, तो हम ऑप्शन ढूंढ लेंगे और एडजेक्टिव लगा देंगे अपना आंसर। मतलब इस तरीके से तुम चीजें कर सकते हो। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, सीजीएल में पूछे गए, हो सकता है इस बार तुम्हारे पेपर में आ जाए, और आ गए तो तुम्हें पता ही, बाद में तुम्हें वीडियो बनाता मिलूंगा कि देखो भाई मैंने पहले बताया था तुमसे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हें पता हो, तुम्हारी पहचान क्लियर हो कि कैसे हो सकता है। अब बोले आइडेंटिटी बेस्ड कैसे, सीजल का फिल इन द ब्लैंक मैंने कराया है, चाहो तो देख लेना थोड़ा बहुत, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। फिल इन द ब्लैंक देखना चाहो तो देख लो, अगर तुम्हें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखने तो तुम देख सकते हो वहां पे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक ही शब्द है, उसका नाउन का रूप दे रखा है, उसका वर्ब का रूप दे रखा है, उसका एडजेक्टिव का रूप दे रखा है, ठीक है। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से नए हैं एसएससी के लिहाज से, तो पूछा जाता है, बहुत जरूरी है, देख लेना। उसके अलावा भाई एक टोन ऑफ द पैसेज तैयार कर लो, अगर तुम इसमें गलती करते हो हमेशा, ठीक है नहीं। टोन ऑफ द पैसेज में अगर तुम गलती करके आ रहे हो, 2 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे साहब, और अगर 2 क्वेश्चन में तुम गलती करके आ रहे हो, किसी किसी में 3 भी पूछे गए। पिछली बार जो हमारे 9 सेट हुए, जो 9 एग्जाम हुए, 9 में से 8 में तो 2 पैसेज पूछे गए, एक में 3 पैसेज पूछ लिया गया, ठीक है। तो
2 या 3 पैसेज पूछे जा रहे हैं तो हर एक में टोन ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन स्टेनो में तो पूछा ही जाता है। स्टेनो में टोन ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। खास करके स्टेनोज में जो पैसेजेस हैं उसमें ये भी पूछा जा रहा है खास करके कि 4 सेंटेंस देके पूछ रहा है, या तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता दे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अलावा 4 ऑप्शन देके भी पूछ रहा है कि बताओ कौन सा एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है। तो ये बात भी तुम्हें आनी चाहिए। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं खास करके स्टेनो के लिहाज से, कौन सा एक्टिव में कौन सा पैसिव में तुम्हें पता होना चाहिए इस तरीके से। वैसे तो पहचानने तो मैं आते होंगे, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बेसिकली जो है बता दे रहा हूँ बात को कि ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज और है कि स्टेनो में भी मूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। स्टेनो में भी किसके क्वेश्चन, मूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मूड का जो है क्वेश्चन मैंने कल ही जो है क्वेश्चन मार्क करा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मूड के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, हालांकि स्टेनो में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए मूड से रिलेटेड। अब वो 2 किसके नसीब में पड़ गए होंगे वो तुम्हें पता होगा। मूड एक चैप्टर होता है जो है वर्ब से रिलेटेड ही चैप्टर है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है मूड से तुम्हारे सामने क्वेश्चन पड़ जाए, है ना। बोले सर मूड वाले क्वेश्चन कहाँ से, तो मैंने ना ये वाले करा रखा है शायद, अगर तुम्हें मूड ही पढ़ना है तो मैंने शायद करा रखा है। वैसे तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मूड जरूर पढ़ लेना, समझे, थोड़ा सा पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेना कि तुम समझ पाओ बात को, ठीक है। लेकिन चलो रहने दो, तुम वीडियो में टाइम जो है ज़्यादा खा पाओगे। मूड जो है पढ़ना है, कुल मिला के सर्च कर लेना, किसी की भी वीडियो देख लेना, मैं अपनी नहीं कह रहा, जहां तुम्हें समझ में आए कि हाँ हमें मूड का देखना है, सर्च कर लेना। कोई भी छोटी सी वीडियो हो 20-25-30 मिनट की, मूड चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड खास करके पढ़ना है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग हम करते हैं, जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब का प्रयोग करते हैं, सेकंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। मूड में भी खास करके प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे क्वेश्चन आते ही नहीं थे, मैं आपको बताऊं ठीक है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, हालांकि मैं क्लास में पढ़ाता था अपनी शुरुआत से ही, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे। लेकिन हाँ भाई 2025 से क्वेश्चन आने शुरू हुए, सीजल में तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे गए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे, और तुम्हारे यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे गए एसएससी स्टेनोग्राफर में। 2 क्वेश्चन बहुत है मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे 2 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कल को तुम्हारे उसमें भी फंस जाए। ये मैं खास करके उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ जो 70 प्लस आ रहा है, जिसको स्कोर बढ़ाना है, तो तुम्हारे लिए 1-1 नंबर जरूरी है। तुम मूड का 1 नंबर नहीं छोड़ सकते, मूड वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का 1 नंबर नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से स्कोर बढ़ेगा कि एक नंबर काम काम का, जहां जहां कमी रह रही है उस चीज को तुम खास करके देख के चलो। ये सब चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा ठीक है साहब, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, पहले में और अब में एक चीज ये फर्क हो गई है कि स्पेलिंग के क्वेश्चन आने लग गए हैं, है ना। पहले में और अब में ये फर्क हो गया कि स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग पहले नहीं पूछी जाती थी, स्पेलिंग आने लग गई है। हालांकि बहुत भारी स्पेलिंग स्टेनो में नहीं पूछ रहा है। अगर मैं स्टेनो की बात करूं, स्टेनो में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्पेलिंग के, ठीक है। और स्टेनो में वोकेबलरी भी आसान आ रही है, ठीक है। जैसे मैं जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो आज जो है मैंने प्रीमियर कर रखी है, तो अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखूं कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है सीजल के बहुत भारी है एज कंपेयर टू स्टेनोग्राफर बहुत इजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए। इसीलिए मैं कहता हूं, बच्चे मुझसे कहते हैं भैया वोकैब करा दो भारी वाली। अरे तुम्हारे यहाँ भारी पूछ ही नहीं रहा, तुम्हारा पेपर 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहा है, जो कि मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। तुम्हें उसके अलावा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए वो बहुत है, समझे। तुम्हारे लिए बेसिक वोकैबलरी बहुत है ना। बेसिक वोकैबलरी तुम्हारे लिए बहुत है, ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखो अगर मैं फिलहाल बात करूं तो तुम्हारे लिए बेसिक जो भी तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे जो भी नोट्स हैं, जो भी तुम्हारे पास किताब है, उसी को रिवाइज कर लो। वोकैबलरी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इडियम पढ़ने हैं, वही पढ़ लो पुराने। बहुत आसान इडियम पूछ रहा है, बहुत आसान वन वर्ड पूछ रहा है, टेंशन नहीं लेनी है माथे में कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईजी आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना जो तुम्हारे पढ़ने की है, तुम्हारे समझने की है, कि पीक्यूआरएस जो पूछे जा रहे हैं ना भाई, अब नंबर पीक्यूआरएस का 10 हो गया, समझे। पीक्यूआरएस का नंबर कितना हो गया साहब, पीक्यूआरएस अब आने लगे साहब 10। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 5 नंबर के पीक्यूआरएस पूछता था, अब पूछ रहा है 10 नंबर के, और खास करके S1 S2 वाले भी पूछ रहे हैं। हालांकि स्टेनोग्राफर में S1 S2 का 2-4 ही क्वेश्चन पूछे गए टोटल। स्टेनोग्राफर में जो है शायद मुझे लग रहा है 90 क्वेश्चन हमने करे, 90-91 क्वेश्चन हमने करे, मतलब हर सेट में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए। हर सेट में 10 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन S1 S2 वाला भी है। तो एक तो सॉरी S1 S6 वाला, S1 S2 कह रहा हूँ, S1 S6 वाला भी क्वेश्चन है, जिसमें जो है 4 ऑप्शन बीच में होते हैं पीक्यूआरएस तुम्हें लगाने, और जो है स्टार्टिंग और लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है। कई बार बच्चा उससे डर जाता है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि आपके यहाँ भारी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बहुत भारी नहीं पूछ रहा। आपका स्टैंडर्ड और सीजल का स्टैंडर्ड पीक्यूआरएस का लगभग सेम है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, पीक्यूआरएस का और सीजल का स्टैंडर्ड सेम है। आपने शायद देखा होगा, मैंने सीजल के पैसेज और पीक्यूआरएस नहीं कराए सॉरी, सीजल के पैसेज और जो है क्लोज टेस्ट नहीं कराया। पता है क्या, क्योंकि मैं बताऊं मेरे पास बहुत ज़्यादा सीजल का क्राउड नहीं है। अगर मैं कोई भी सीजल की वीडियो बना रहा हूं तो वो जनरली तुम्हारे लिए बनी है, आप ये समझ लो, स्टेनोग्राफर के लिए ही बनी है वो। मेरे पास क्राउड ही तुम हो, समझे। मेरा जो है, और बीइंग अ स्टेनो,
तो मुझे लगता है मेरे स्टेनो होने की वजह से मुझे इस बात की बहुत समझ है कि सीजल की कौन सी चीज़ उठा के तुम्हें देनी है, कौन सी चीज़ उठा के तुम्हें नहीं देनी है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया, मेरे पास कमेंट आए काफ़ी सारे, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आए कि भैया जैसे आपने पीक्यूआरएस की एक वीडियो दी है अभी नहीं, आप उस हिसाब से एक वीडियो हमें जैसे पीक्यूआरएस की आपने वीडियो दी है, एक वीडियो हमें उसकी दे दो, कॉम्प्रिहेंशन की दे दो जो सीजल में आई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीजल की कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बकवास कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए हैं, तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत मुश्किल कॉम्प्रिहेंशन है। तो क्लोज टेस्ट देख लो, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने सीजल के क्लोज टेस्ट देखे, अच्छे क्लोज टेस्ट हैं भाई, तुम्हारे लेवल से ऊपर है, इसलिए मैंने कराए भी नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको करने की। तुम सीजल के क्लोज टेस्ट और सीजल के कॉम्प्रिहेंशन मत देखना, लेकिन हाँ तुम सीजल के पीक्यूआरएस देख सकते हो, वो मैंने जानबूझ के कराए भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हारे लेवल की चीज़ है। एक मैं तुम्हें शुरू से बता देता हूँ, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं भैया पीक्यूआरएस हो ही नहीं पा रहा मुझसे, समझे कि मुझसे तो पीक्यूआरएस हो ही नहीं पा रहा, बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं। देखो, खास करके पीक्यूआरएस के लिए, सबके लिए सलाह नहीं है, ये केवल आपके लिए ही है। पीक्यूआरएस जो है स्टेनो के लिए खास करके मैं कह रहा हूँ। क्या, देखो मैंने स्टेनो के पीक्यूआरएस शुरू में ही करा दिए थे, ये जो 4 है ना, ये जो 4 हैं मैंने शुरू में ही करा दिए थे आपको, अगर आपको पता हो, बहुत शुरू में जब चैनल स्टार्ट हुआ था, और ये वीडियो हमारी ठीक ठाक चल गई थी, 12,000 व्यूज उस पर हो गए हमारे। पहला वाला पीक्यूआरएस का पार्ट 1, पीक्यूआरएस पार्ट 2, पीक्यूआरएस पार्ट 3, पीक्यूआरएस पार्ट 4, ये तो स्टेनो के हैं चारों, ठीक है। एक मैंने अभी कराया है, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए सीजल के कराए मैंने क्वेश्चन, और ये मैंने पूरी वीडियो 4 घंटे की दी है। हालांकि इसमें लास्ट की 10-12 मिनट की आवाज़ गायब है, तो टेंशन ना लेना, उसके बाद जो है तुम्हें लगभग 4 घंटे के आसपास की पूरी वीडियो मिलेगी। और इसमें लगभग 99 क्वेश्चन है जो एसएससी सीजल में पूछे गए हैं, लेकिन उन 99 क्वेश्चन में तुम्हें, अगर तुम्हारे पीक्यूआरएस कमजोर हैं तो भाई तुम ये वीडियो देख के जाना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी, तुम्हारी अप्रोच बेहतर होगी कि हाँ क्वेश्चन को कहां से पकड़ के उठाना होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है ना। तुम्हारे पीक्यूआरएस ठीक हो रहे हैं, 8-9 नंबर आ रहे हैं, तो भाई अपने, मैं तुम्हें कह रहा हूं कोई सलाह नहीं है, 7-8 नंबर भी तुम्हारे पीक्यूआरएस में आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो तुम अपने क्वेश्चन, तुम्हें वीडियो देखने की तब जरूरत नहीं है, वीडियो कोई आवश्यकता नहीं है, तब तुम्हें केवल एक काम करना है कि अपना जो है प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस करो, तुम्हें लग रहा है सेक्शन लगाना है, सेक्शन लगाओ, खुद से करो। हाँ, ये उस बच्चे के लिए मैं कह सकता हूँ जिसके 3-4 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है 3-4 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, मुझसे तो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा साहब क्या करना है, मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, तुम्हारे दिमाग में ट्रिक्स नहीं, तुम्हारे दिमाग में अप्रोच नहीं है, तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल शून्य है, तब तुम इसको देख लो। बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, 4 घंटे का ये है, 2x पे करके देखोगे 2 घंटे में निमट जाएगा। चाहो तो तुम इसको देख लो सीजल के, इसका लेवल बिल्कुल सेम है, मैंने कराया भी इसीलिए है तुम्हारे पेपर से पहले, जिससे मैं तुम्हें ये दे सकूं, तुम्हारे काम आएगा। मैंने उसमें थंबनेल में डाला एसएससी स्टेनो 2026 के लिए रामबाण इलाज है साहब, बहुत काम की चीज है। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, पीक्यूआरएस 10 नंबर का आता है, तुम इसको जो है टाल नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है तुम चाह कर भी पीक्यूआरएस नहीं टाल सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे। और तुम्हारी अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें लग रहा है भैया मुझे पैसेज पढ़ना है, समझे, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज के लिए तुम्हारे पास जो है, मैंने जो है दोनों, एक पीक्यूआरएस के पैसे, इसके एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मैंने पैसेजेस करा रखे होंगे शायद, मुझे जहां तक याद है। हाँ, चाहो तो पैसेज देख लेना, प्लेलिस्ट में पैसेज पड़े। अगर तुमसे नहीं हो पा रहे, 3 वीडियो हैं छोटी सी, 1.5 घंटे में पूरी हो जाएंगी, 2x पे चलाओगे तो पैसेज की आवश्यकता है, अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारी अप्रोच ठीक नहीं है। मैंने इसमें बहुत से पैसेज स्टेनोग्राफर के तो ऐसे कराए हैं कि जिनमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे पैसेज को पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन इस प्रकार के दे रखे हैं, या पैसेज की स्ट्रक्चर ऐसी है कि तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ही पैसेज सॉल्व हो जाएगा। बहुत से पैसेज तो इस प्रकार के हैं जो इस बार ही पूछे गए हैं, बच्चे कहते हैं कि भारी आया है, स्टेनोग्राफर नहीं आया है भारी, स्टेनोग्राफर मॉडरेट लेवल का ही आया है, इजी लेवल का आया है, कुछ नहीं पूछा उसने ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैसेज तुम चाहो तो देख लो, क्लोज टेस्ट की 2 वीडियो है, मात्र 1.5 घंटे की क्लोज टेस्ट की वीडियो है, छोटा सा सेक्शन है, बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी तुम्हें, आसान रहेगा। लेकिन मैं फिर से वही बात कहता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हारा 7-8 के आसपास स्कोर हो रहा है तो मत पढ़ो, मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिसके 4-5 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें पीक्यूआरएस पढ़ने की जरूरत है साहब, बहुत जरूरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उसमें तुम्हें काफी मिल जाएगी, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ना मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं कि मैं किसी टीचर की आलोचना करूं, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मैं बस तुम्हें सलाह दे रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चा क्या करता है, बच्चा वीडियो देखता है कि मैराथन देख लो, या थंबनेल पे मैराथन लिखा होता है, तो बच्चे को लगता है कि भाई मैराथन है, मैं पता नहीं इसमें क्या देख के क्या कर लूंगा। भाई मैं बताऊं, ये टाइम वीडियो का नहीं है। पता है, मेरे पास अभी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जो मैंने टाइप करा रखा है, जो मेरे पास है टाइप, लेकिन मैं बना के ला भी सकता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम्हारे लास्ट के 15 दिन बचे हैं, इस 15 दिन में तुम जो है कुछ उलूल जुलूल देखने से कोई बेहतर है कि तुम अपना रिवाइज करो। नया पढ़ने के चक्कर में तुम अपना भूल चुके होंगे, जो तुमने खुद का रिवाइज करना है, जो तुमने खुद का पढ़ा रखा है, जो तुमने खुद का पढ़ा है वो जरूरी है, उसको ध्यान में रखो और उसी को जो है पढ़ते रहो, उसी को रिवाइज करते रहो, वो चीज आपके लिए मोर देन इनफ होगी। दूसरी बात,
नया पढ़ने के लिए मैंने बता दिया, कुछ टॉपिक नए हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लो, टोन पढ़ना है टोन पढ़ लो, पीक्यूआरएस पढ़ने बहुत जरूरी है, छोड़ नहीं सकते क्योंकि 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। जिस बच्चे की स्कोर बहुत ज्यादा कम आ रहा है उसको नोट्स रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं फिर से बता देता हूं, आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए सिरे से देख रहे होंगे, जिनका टारगेट इस बार का है ही नहीं। मेरे पास कल भी 2 बच्चों के मैसेज आए कि भैया हम इस बार नहीं, हम अगली बार को टारगेट कर रहे हैं। मैं उसके लिए 2-3 दिन में एक वीडियो लेके आऊंगा, क्या पढ़ना आवश्यक है, क्या पढ़ना जरूरी है। उसमें मैं क्या करूंगा, मैं हर एक टॉपिक में बताऊंगा कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप चाहो तो आप भी देख लेना, लेकिन एग्जाम के बाद देखो तो बेहतर होगा। ठीक है, नहीं क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एक बात उसके अलावा अच्छा, वोकैबलरी की मैंने बात कर ली वैसे तो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो है नई वोकैबलरी के पीछे मत भागो, मेरा ये मानना है। अगर तुम्हें वोकैबलरी पढ़नी है, तुम्हें लगता है कि मुझे वोकैब पढ़नी है, तो प्रीवियसर कर लो बस, और कुछ मत करो। अगर तुमने अब तक प्रीवियसर नहीं करा तो प्रीवियसर तो करना जरूरी है। 2025 के क्वेश्चन तो देख के जाने साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। चाहो तो वो मॉक लगा लो, मॉक में देख लो। हालांकि 2025 का इसमें वोकैबलरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने वोकैबलरी में 2025 के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे करा रखे हैं। वोकैबलरी तुम्हें पेन टैब वाली वीडियो मिलेगी, बहुत बच्चों को समझ में मुश्किल आता है उसमें, लेकिन हाँ एडजस्ट कर लेना साहब, अगर तुम्हें लगता है देखनी है तो। मगर 2x पे करके देखना चाह रहे हो तो जल्दी निपट जाएगा, मैंने बहुत छोटा कराया है ना। दूसरा, मेरी वीडियो में खास करके एक चीज तुम्हें मिलेगी जो कि मैं बहुत जो है जरूरी समझता हूं इस बात को, कि अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो मैं उसको मुश्किल से 1 घंटे में निपटा लेता हूँ। 1 घंटा सवा घंटे में 40-50 क्वेश्चन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेकर मैं बैठ गया, उसमें 4 बातें मैं एक्स्ट्रा बताने लग गया और बताते बताते 20 क्वेश्चन करने में ही सवा घंटा 1.5 घंटा लग गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें टाइम कम मिलेगा, टेंशन ना लो। उसके अलावा 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 हाँ, कुछ बच्चों को पैसेज में, कुछ बच्चों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, मैं बता चुका हूं। अगर आप चाहो तो देखना, कोई भी 1-2 वीडियो देख लो अप्रोच के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई वीडियो, कोई कॉन्सेप्ट कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तुम्हारा पढ़ा हुआ जो तुमने खुद से सॉल्व किया है मॉक टेस्ट में, तो तुम्हें मॉक टेस्ट के थ्रू ही सॉल्व करना है। अप्रोच के लिए 1-2 वीडियो देखना चाह रहे हो देख लो। ये समय वीडियो पर डिपेंडेंट होने का नहीं है, वीडियो पर जो है उस पर आधारित होने का नहीं है कि आप वीडियो देख के काम चला लो, वीडियो का टाइम नहीं है, ये बात मान लो। समझे, तुम्हें खुद से चीजें टैकल करनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। खुद से टैकल करनी है, देखना है कोई चीज जो है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, टोन देखनी है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखना है, ऐसी कुछ वीडियो देखनी है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो हो सकता है तुम्हारी टीचर ने ना करी हो, जहां से तुमने कोर्स लिया हो, जहां से तुमने पढ़ाई करी हो, उसने ना कराया हो, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लो। लेकिन ये चीज देखने लायक है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या करा, मैंने वोकैब की वीडियो चला ली, किसी मास्टर साहब ने पढ़ाई थी और तुमने वोकैब की वीडियो 3 घंटे की चला ली और 3 घंटे की तुम वोकैब देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी वोकैब कमजोर है। अरे भाई, वोकैब कमजोर है बात ठीक है, लेकिन 3 घंटे वोकैब पे बर्बाद करना, वो भी वीडियो के थ्रू, मेरे हिसाब से लास्ट के 15 दिन में वर्थ इट नहीं है। लास्ट के 15 दिन में इस बात की कोई आवश्यकता है ही नहीं कि 15-15 जो है तुम 2-2 4-4 5-5 घंटे की मैराथन देखो। हाँ, तुम्हारा कोई टॉपिक कमजोर है उसके लिए वीडियो देख लो 2x पे चला के, एक आधा टॉपिक। तुम्हारे सारे ही कमजोर है, मैं तो फिल इन द ब्लैंक भी देखूंगा, मैं तो वो जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देखूंगा, इस टाइम ये देखूंगा वो देखूंगा, नहीं। समस्या है। फ्रेजल वर्ब देखना चाहो तो फ्रेजल वर्ब देख लो, अच्छा टॉपिक है। प्रपोजिशन के क्वेश्चन देखना चाह रहे हो देख लो कि 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ऐसी चीजें देखना ठीक रहता है। अब एक बच्चा बैठ के सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ रहा है, अरे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टाइम कहाँ बचा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इतना बेसिक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लास्ट के 15 दिन में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ने पड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम बहुत पीछे रह गए बच्चे। ये ऐसे टॉपिक है ही नहीं जो लास्ट टाइम पे रिवाइज करे जाते हैं। लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के टॉपिक तो कुछ अलग है, कि फ्रेजल वर्ब रिवाइज करनी है, फिक्स प्रपोजिशन रिवाइज करनी है, यहाँ से नंबर कटते हैं बच्चे के। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के। ठीक है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि हमारी वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, फलाना देख लो, ढिमकाना देख लो। बहुत लंबा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत लंबा लेक्चर मैं दे चुका हूँ और शायद तुम्हें जो है थोड़ी बहुत जो है मदद मिली होगी मेरी बातों से। लेकिन हाँ, एक चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, पूछो क्या। मेरा जो है, मेरा फोन कहाँ है, फोन क्या, मेरा टैब में ही होगा नंबर शायद मेरा। एक सेकंड रुकना गाइस, है ना। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ और हाँ ये रहा, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है जेन्युइन कोई क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप मुझसे उस टाइम पे मतलब मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार की सलाह के लिए, किसी भी प्रकार के भाईचारे के लिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। है ना, मतलब ऐसा मत करना हाथों हाथ रिप्लाई मांगो ना, तो फोन करने लगो बोले मास्टर साहब आज ही बता दो। हाँ, लेकिन करूंगा रिप्लाई, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई आपको समस्या आ रही, बोले भैया मुझे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, कोई समस्या नहीं है। स्टेनो वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप मुझे फिलहाल एग्जाम तुम्हारा पास है तो मुझसे बोल सकते हो तुम। नंबर मुझे याद नहीं है, हालांकि ये नंबर जो है केवल व्हाट्सएप पे है। ठीक है।
ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको आवश्यकता है। ठीक है, चलो खैर, बाकी हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा है, बहुत जल्दी आप जो है चैनल को ग्रो करवा दें तो बेहतर होगा। और ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।